आप ट्रेन की नीचे वाली बर्थ में बैठे हो, चाय पी रहे हो, खिड़की से बाहर नज़ारे दिख रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। चाय चल रही है और ठंडी हवाएं भी। क्या जिंदगी है, सब मस्त। सफर हो तो ऐसा हो। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगती है, चाय का कप अब हिल रहा है, पर बहुत मजा आ रहा है। और फिर 6 घंटे बाद आपकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है, घर वाले कहाँ हैं, भाई बहन मम्मी पापा कहाँ हैं सब। और तभी एक खबर मिली। हवा में लटकी ट्रेन की बोगियां, चारों तरफ फैली अफरा तफरी, चीखते चिल्लाते लोग। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की है, जहां 17 जून की सुबह एक मालगाड़ी के टक्कर लगने के चलते सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 9 यात्रियों की जान चली गई और कई घायल हैं। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। कुछ यात्री सोए हुए थे तो कुछ नाश्ते के प्रबंध में जुटे हुए थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, कि अचानक हुई एक टक्कर ने हर किसी को सदमे में डाल दिया। कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ पीछे से आ रही मालगाड़ी से टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड कोच, 2 पार्सल कोच और एक जनरल सीटिंग कोच पटरी से उतर गए। हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट की भी मौत हो गई। इस हादसे के आखिरी चंद मिनटों में क्या हुआ, एनिमेशन में देखिए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को पार कर सियालदाह की तरफ जा रही थी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक कंचनजंगा एक्सप्रेस एकदम सुरक्षित रहती है। यहाँ से कंचनजंगा एक्सप्रेस 8 किलोमीटर तक आराम से चलती है। यात्री अपनी बातचीत में व्यस्त होते हैं और अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर ट्रेन रंगपानी स्टेशन क्रॉस करती है, यहाँ से फिर चलती है। 6 किलोमीटर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इतने में रेड सिग्नल तोड़ते हुए एक मालगाड़ी पीछे से आती है और कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार देती है। रेलवे की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मालगाड़ी को रोकने के लिए लाल सिग्नल दिया गया था, लेकिन पायलट ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मारे गए यात्रियों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और मामूली रूप से जख्मी लोगों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में शोक जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो। बस थोड़ा बहुत बात कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, ताकि जनता को ये महसूस हो कि सरकार हमारी इंडियन रेलवेज को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि द रियलिटी इज कि हमारी इंडियन रेलवेज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर बात पैसों की है ही नहीं, बल्कि आप और मेरे जैसे आम लोगों की जिंदगी की है। 16,431 इतने लोगों ने साल 2021 में ट्रेन एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई है। और जैसे जैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये नंबर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्यों ये एक्सीडेंट्स आखिर क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या चल रहा है इंडियन रेलवेज में जिसके बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे? वो चीजें जिन्हें सरकार दबा देती है ताकि आपको ये पता ही ना चले कि आपकी जान आखिर। This train departed from Agartala station on Sunday morning, June 16th at 8:15 a.m. It reached New Jalpaiguri the next morning at approximately 7:20 a.m. You can see on this map the distance between New Jalpaiguri and जो कि भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। तो ऐसे में उस पूरे इलाके को सामरिक दृष्टि और तमाम तरह की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। दूसरी बात है कि अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये क्या मानवीय भूल थी या फिर कोई टेक्निकल एरर था। ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रेलवे ने एक चीज कंफर्म कर दी है कि सिग्नल को ओवरशूट करके मालगाड़ी जो है वो कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी है। तो इसका मतलब है कि 2 बातें हो सकती है, या तो ड्राइवर ने सिग्नल नहीं देखा या फिर क्या ऐसा हुआ, ये बात जानने की कोशिश की जा रही है। तीसरी जो प्राथमिकता यह भी है कि फिलहाल 2 बॉगी पिछले, एक पार्सल बॉगी और दूसरा गार्ड बॉगी, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं। उसके बाद जो तीसरी बॉगी है, जो जनरल बॉगी है, उस बॉगी में भी नुकसान हुआ है। तो आगे के जितने भी बाकी बचे हुए बॉगीज हैं उसको उस ट्रेन को आगे पास आउट किया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। और 8:45 पे हादसा हुआ है। लगभग आखिर
कितने रेल एक्सीडेंट्स होते हैं? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये नंबर एक साल में 100 से भी ज्यादा है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे साल 2016 ये बताती है कि हमारे रेल नेटवर्क्स के स्लो एक्सपेंशन की वजह से हमारे एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क्स के ऊपर इतना ज्यादा कंजेशन बढ़ चुका है कि अब उनको मैनेज करना नामुमकिन सा हो गया है। ट्रेन की स्पीड्स कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बद से बदतर होते जा रहे हैं और आज कोई भी बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाता है। और सिक्योरिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो इतने ज्यादा कमजोर, किसी छोटे स्टेशन से चढ़ो तो ट्रेन में लोग AK-47 तक लेकर चढ़ जाते हैं। आज भारत में 75% से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स सिर्फ डीरेलमेंट्स की वजह से हो रहे हैं, यानी ट्रेन ही पटरी से उतर जाती है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे साल 2016 के अनुसार डीरेलमेंट्स जो होते हैं ना, वो ट्रैक्स के अंदर डिफेक्ट्स और रोलिंग स्टॉक की वजह से होते हैं और इनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हर साल 4500 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक रिपेयर होना चाहिए। लेकिन अगर आप नंबर्स को बहुत ही ध्यान से देखो तो किसी भी साल ये नंबर दूर दूर तक 4500 के आसपास। और सच तो ये कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 57% से ज्यादा रेल एक्सीडेंट्स सिर्फ और सिर्फ रेलवेज की लापरवाही की वजह से होते हैं। इंडियन रेलवेज इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज, 22,600, ये 24 लाख से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और आज इस चीज को भारत में 150 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पिछले कई सालों से इंडियन रेलवेज ने प्रॉफिट की शक्ल तक नहीं देखी है। और अगर हम साल 2019 की बात करें तो उस साल ये 26,388 करोड़ के लॉस में थी। ना तो हमारी इंडियन रेलवेज कोई प्रॉफिटेबल कंपनी है और आए दिन इसमें सफर करने वाले लोग अपने सफर की कीमत अपनी जान देकर करते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है वो है व्हाई, क्यों? अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाए तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर रेल नेटवर्क्स तो बहुत थे, मगर उस टाइम पर उतनी ट्रेन्स नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो भारत सरकार का ध्यान नई रेल लाइंस कनेक्ट करने की बजाय और ज्यादा ट्रेन्स ऐड करने पर चला गया। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो लोग पावर में रहे। अब रेल लाइंस बिछाने में ट्रेन्स बनाने से ज्यादा वक्त लगता है। आजादी के बाद जिस स्पीड से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी, सरकारों को ये समझ में आ चुका था कि अब रेल लाइंस बिछाई जाएंगी तो आखिर तब तक ये जो लोग हैं ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करेंगे कैसे? और जो पार्टी पावर में होती है उसके लिए तो 5 साल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जनता को ये विश्वास भी तो दिलाना है कि आखिर पार्टी कुछ ना कुछ उनके लिए कर रही है। और क्योंकि इन रेल लाइंस को बिछाने में 5 साल से ज्यादा लग जाएंगे, इसलिए उन पार्टीज ने वो किया जिसमें कम वक्त में लोगों को डेवलपमेंट दिखाई जा सके, और वो था नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाकर। जस्ट हैव अ लुक, आजादी के बाद जहां पर रेल रूट्स के जो किलोमीटर्स हैं वो सिर्फ 23% से इंक्रीज करे गए हैं, वहीं पर इन रेल रूट्स के ऊपर चलने वाला जो पैसेंजर और फ्राइट ट्रैफिक है वो 1642% से बढ़ चुका है। और इस पूरी पॉलिटिकल गड़बड़ की वजह से इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी उस लेवल का बन ही नहीं पाया जिसकी हमारे देश को सख्त जरूरत है। ट्रेन में सवार अगरतला के एक यात्री ने बताया कि उसे अचानक तेज झटका महसूस हुआ और भीषण आवाज के साथ डिब्बा रुक गया। उसने ये भी दावा किया कि राहत और बचाव कार्यों में देरी भी हुई। एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम लगभग 7:45 या 8:30 या उसके बीच होगा, तो अचानक ट्रेन का झटका आया। झटका तो मेरा सिर में चोट लगा, तो मैं तुरंत, मेरा फैमिली भी है ट्रेन में, मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर आया और मैं देखा कई आदमी ऐसा जो है पैसेंजर है जो बाहर आ गया। फिर हम बाहर जब आया फिर देखा कि इधर पीछे से कोई मालगाड़ी इस ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम तो उसके बाद हम क्या करूँगा वो समझ में नहीं आ रहा था, बारिश भी चल रहा था। फिर हम वो बाहर तरफ भाग गया, फिर आग भी लग गया, कोई बोले आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरे सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 76% रेल एक्सीडेंट्स डीरेलमेंट यानी कि ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से होते हैं, 16% लेवल क्रॉसिंग की वजह से होते हैं और बाकी बचे हुए 7% होते हैं कोलिजन की वजह से। ये भगवान भरोसे चल रही भारतीय रेल की भयानक तस्वीर है। पापा नहीं मिल रहे? नहीं, पापा नहीं मिले मेरे अभी। तो आपने किसको बताया? मुझे नहीं पता कुछ भी। सोचो अगर ये सब कुछ आपके साथ हो जाए तो, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है।
20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस 19321 कानपुर में पटरी से उतर जाती है और 150 लोग मारे जाते हैं। किसी ने अपना भाई खो दिया तो किसी ने अपने माँ। और आज इंडियन रेलवेज का नेटवर्क इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका। हमारी इंडियन रेलवेज हर 10 किलोमीटर पर ट्रैवल करने पर 0.73 रुपीस खर्च करती है, लेकिन कमाती कितना है? सिर्फ 36 पैसे, यानी कि 0.36 रुपीस। रेलवेज के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होती। प्लस जहां पर हमारे देश की कार्गो ट्रेन सिर्फ 5400 टन तक का लोड ले जा सकती है, वहीं पर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज की जो ट्रेन है वो 20,000 से 37,000 टन तक का मैक्सिमम लोड ले जा सकती है। मगर एक और चीज है जो इन सारी चीजों से कई ऊपर है, और आप, मैं, हम सब लोग कितना भी चाहे, हम लोग इस चीज को खत्म नहीं कर पाएंगे। और वो चीज है इंडियन रेलवेज में करप्शन। वायर के इस आर्टिकल के मुताबिक ओरेकल कॉर्पोरेशन ने साल 2019 में स्लश फंड नाम का एक फंड बनाया था, जिसका इस्तेमाल कुछ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को ब्राइब देने के लिए किया गया था। और ये सारी कंपनीज इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ही थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इनके ऊपर $23 मिलियन की पेनल्टी लगाई थी। इस पूरी डील को एग्जीक्यूट करने के लिए ओरेकल ने दिल्ली में एक सब्सिडरी कंपनी खोली और पेरेंट कंपनी से एक अप्रूवल लिया कि यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को 70% डिस्काउंट पर अपना सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। लेकिन इस बिलिंग का फुल अमाउंट चार्ज किया गया था और बचा हुआ पैसा स्लश फंड में डाल दिया गया और उस पैसे का यूज किया गया ब्राइब्स देने के लिए। सेम इसी तरह से अभी हाल फिलहाल में सीबीआई ने एक सीनियर रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर मिस्टर जितेंद्र पाल और उनके एसोसिएट हरिओम गिरी को 50 लाख रुपए के करप्शन केस में अरेस्ट का सवाल खड़ा करती है कि आखिर वो आम आदमी जो कि ट्रेन में सफर कर रहा है, जो शायद कभी भी किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है, आखिर उससे ये सारी बातें क्यों छुपाई जाती है? क्यों कोई खुलकर नहीं बताता कि आखिर वो ट्रेन जिसमें आप सफर कर रहे हो उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, वो कितनी ज्यादा पुरानी है, उसकी मेंटेनेंस की भी जाती है या नहीं, और सबसे ज्यादा जरूरी वो ट्रैक्स जिस पर वो ट्रेन चल रही है आखिर वो कितने ज्यादा सेफ हैं? इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, पॉलिटिक्स। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो लोग इलेक्शंस हार जाए, इसीलिए ना तो कोई रेलवेज के बारे में ज्यादा बात करता है और ना ही इसकी डेवलपमेंट के बारे में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हर साल फिलहाल 2 बॉगी पिछले, एक पार्सल बॉगी और दूसरा गार्ड बॉगी, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं। उसके बाद जो तीसरी बॉगी है, जो जनरल बॉगी है, उस बॉगी में भी नुकसान हुआ है। तो आगे के जितने भी बाकी बचे हुए बॉगीज हैं उसको उस ट्रेन को आगे पास आउट किया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। और 8:45 पे हादसा हुआ है, लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। पर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रेन वर्सेस ट्रैक अवेलेबिलिटी। जैसे जब आप रोड पर गाड़ी चलाते हो और जाम लग जाता है, सेम उसी तरीके से रेलवे लाइंस पर भी कुछ ऐसा ही जाम लगता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भारत में जितनी ट्रेन्स हैं उतने रेलवे ट्रैक्स है ही नहीं। आधे से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स अंग्रेजों के जमाने से चले आए हैं, बस इनको ये लोग टाइम टू टाइम रिपेयर कर देते हैं। और आजादी के बाद से जिस स्पीड से हमारी ट्रेन्स बढ़ी है उस स्पीड से रेलवे ट्रैक्स बढ़ाए ही नहीं गए, जिस चीज की वजह से बहुत सारी ट्रेन्स को कई बार स्टेशन पर ही वेट करना पड़ता है ताकि उससे जो आगे कनेक्टिंग ट्रैक है उससे जाने वाली ट्रेन को रास्ता मिल पाए। शताब्दी हो या राजधानी, 24 कोच एक्सप्रेस हो या फिर लोकल कम्यूटर या फिर हो मालगाड़ी, इन सभी की सभी ट्रेन्स की अलग अलग टॉप स्पीड्स होने के बावजूद भी इन सभी ट्रेन्स को सेम ट्रैक पर चलाया जाता है, जिस चीज के कारण जो ट्रेन तेज है वो स्लो चलने वाली ट्रेन से हमेशा पीछे होती है। और ताकि इन फास्ट ट्रेन्स को रास्ता मिल पाए तो जो स्लो ट्रेन्स है उनको लंबे टाइम तक स्टेशन पर वेट करना पड़ता है ताकि ये ट्रेन्स उनसे आगे निकल पाए। और हाँ, अगर इन दोनों अलग अलग टाइप की ट्रेन्स के मल्टीपल डेडिकेटेड ट्रैक्स होते तो ये सभी ट्रेन्स और ज्यादा स्पीड से चलकर हमारी इंडियन रेलवेज का खूब सारा पैसा बचा पाती। और इन सभी ट्रेन्स के शेड्यूल को रेगुलेट करते हैं सेक्शन कंट्रोलर्स। जैसे कि एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, सेम उसी तरह इन सभी कंट्रोलर्स का काम होता है ट्रैक्स के रूट्स को मैप करना, ट्रैक्स पर कंजेशन ना हो इसलिए कुछ ट्रेन्स को स्पीड अप करवाना और कुछ ट्रेन्स को स्लो करवाना, और ट्रैक्स के सिग्नल्स को कंट्रोल करना ताकि ट्रेन आपस में एक दूसरे से टकरा ना जाए। ये एक ट्रेन स्टेशन है, स्टेशन ए। यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है। इसके ठीक 8 किलोमीटर पीछे एक डबल ट्रैक लाइन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया जाता है ताकि जो पैसेंजर ट्रेन स्टेशन ए पर खड़ी है उसके ऊपर से पैसेंजर्स उतर पाए। उसके ठीक 10 मिनट बाद ये जो 8 किलोमीटर पीछे ट्रेन रुकी हुई थी ये पहुंचती है स्टेशन ए पर। यहाँ पर इसका हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट का था, मगर ये स्टेशन पर रुकती है 15 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो साइड वाला ट्रैक है वहां से एक सुपर फास्ट ट्रेन को जाना है। उसके 5 मिनट के बाद ये
एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन ए से रवाना होती है। वो पैसेंजर ट्रेन जो स्टार्टिंग में इस ट्रेन से आगे थी उसको ओवरटेक करती है और तब तक ये जो सुपर फास्ट ट्रेन है ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी होती है। लेकिन ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसको उस एक्सप्रेस ट्रेन जो कि इसको ओवरटेक करने वाली थी उसको रास्ता देने के लिए 2 स्टेशंस पर एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक तो खाली नहीं होगा। तो जहां पर इस पैसेंजर ट्रेन को सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकना था वहां पर इसको 20 मिनट के लिए एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है। क्यों? ताकि डबल लाइन से बाकी ट्रेन को रास्ता मिल पाए। और ये तो सिर्फ 2 स्टेशन के पासिंग का सिनेरियो है। एक बार जरा सोच के देखो कि आखिर ये सिनेरियो कितने स्टेशंस पर होता है। अब समझ में आया? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के पास 13,300 पैसेंजर ट्रेन और 9,200 फ्राइट ट्रेन है जो कि डेली बेसिस पर 7,200 स्टेशंस को कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स एंड ट्रैफिक फ्लो। और ये सब कुछ हो रहा है हमारे इंडियन रेलवेज के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इन ट्रैक्स पर चलने वाली ट्रेन का ट्रैफिक फ्लो बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस्ड है। देखो, पैसेंजर ट्रेन 65% से भी ज्यादा रेलवे नेटवर्क को ऑक्यूपाई करती है, पर इनका जो इंडियन रेलवेज में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो हार्डली 30% का है। जिन रूट्स पर ट्रेन चलनी चाहिए उन रूट्स पर ट्रेन चलती ही नहीं है, और जिन रूट्स पर जितनी नंबर ऑफ ट्रेन चलनी चाहिए वो भी सही से मैनेज नहीं की जाती। इन कोचेस के डिजाइन को ही देख ले तो वो बहुत ही ज्यादा पुराने और भारी हैं, और इसको अगर आप बाहर की कंट्री के किसी भी ट्रेन कोचेस से कंपेयर करोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ये है कुछ बाहर के देशों की ट्रेन कोचेस की तस्वीरें, जरा ध्यान से देखो। ये है हमारी इंडियन ट्रेन की तस्वीरें। आज सारी दुनिया EMU यानी कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट्स का यूज कर रही है, जिसमें हर एक कोच के अंदर जो व्हील्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स फिट होती हैं ताकि ट्रेन की जो एक्सेलरेशन है वो बूस्ट अप हो सके और सारा का सारा लोड सिर्फ और सिर्फ आगे के इंजन को ना उठाना पड़े। कोई भी सरकारी काम अगर वक्त पर हो जाए ना तो लोग उसको चमत्कार ही मानते हैं। साल 1997 में इंडियन रेलवेज ने ये 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स, महाबूबनगर जो कि कर्नाटका में है और मुनीराबाद जो कि तेलंगाना में है, इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। आज 26 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। बेलापुर सीवुड अर्बन इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन प्रोजेक्ट भी 19 साल से डिले पर चल रहा है। मगर ये सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन IPDM के डेटा के अनुसार देखें तो 647 से भी ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स शुरू तो हुए थे मगर खत्म नहीं हुए। प्रोजेक्ट्स आखिर इतने सालों से डिले क्यों किए जा रहे हैं? आखिर सच्चाई क्या है? नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे 116 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फाइनेंसिंग, टेंडर डिले, इक्विपमेंट ऑर्डरिंग डिले, लैंड एक्विजिशन और कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज की वजह से डिले किया गया है। और इन सारे डिलेज के कारण करीब 20,311 करोड़ रुपए गवर्नमेंट बर्बाद कर चुकी है। ऐसा अगर रेल अथॉरिटीज के पास पैसा हो ना और पैसे को ठीक तरीके से इस्तेमाल करा जाए तो बहुत लोगों की जानें बचाई जा सकती है। मगर सच तो ये है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है। इस चीज का साफ साफ जवाब रेलवे के एक्सपेंडिचर्स के अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे अगर हम साल 2018 से 2019 की खर्चों की बात करें तो इंडियन रेलवेज ने 76,452 करोड़ ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाफ के ऊपर खर्च किया है। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें से 46,700 करोड़ सिर्फ पेंशन्स के ऊपर यानी कि उन लोगों के ऊपर खर्च किए गए हैं जो कि अब रेलवेज की नौकरी कर ही नहीं रहे। ये 76,452 करोड़ रेलवे के टोटल खर्चे का 66% है, यानी कि रेलवे अपना अधिकतर पैसा अपने लोगों के ऊपर खर्च कर रही है। लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसा उन एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है जो कि कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं रहे हैं बिजनेस के लिए। तो बिजनेस की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। और ये जो दिक्कत है ये पे कमीशंस में हुए गए रिविजन्स की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग रेलवेज 2015 ये बताती है कि जब 6th पे कमीशन आ रहा था उस वक्त पे रेलवेज के पास 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के एक्स्ट्रा फंड बैलेंसेस पड़े हुए थे। मगर जब 7th पे कमीशन आया तो रेलवेज इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, जिसके चलते उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। यूनियन बजट साल 2017-2018 में राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष इस चीज को पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया, जिस योजना के अकॉर्डिंग अगले 5 साल में गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च करेगी पैसेंजर्स की सेफ्टी के ऊपर। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि इस फंड का सारा पैसा रेलवेज को खुद ही अपने रेवेन्यू के सोर्सेज से निकालना था। पर सवाल ये है कि रेलवेज जब खुद इतने सारे लॉसेस से गुजर रही है तो वो आखिर पैसेंजर्स की सेफ्टी पर खर्च करने के लिए पैसे लाएगी कहां? करते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है वो है व्हाई, क्यों? आखिर क्यों आए दिन ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है?